of 400 goats were measured. The results are shown in the cumulative frequency graph. 400 चीजें हैं मेरे पास, मीडियन. तो अब since the number of values are 400, so my median will be the 200th value. 200th value का ये मतलब हो गया, यहाँ से कहीं आएगा, ये है ठीक. बीच में यहाँ पर 65 है, तो 65.4 बन रहा है मीडियन मेरे हिसाब से. ठीक है, तो मीडियन हो गया 65.4. फिर उसके बाद 30th परसेंटाइल. 30th परसेंटाइल, अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 400 है, तो 30th परसेंटाइल सबसे पहले तो 30th परसेंटाइल का मतलब 30/100 ऑफ द टोटल. इसको आप सिंप्लीफाई अगर कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 30th परसेंटाइल 40 नहीं है, 400 है. विल बी द 120th वैल्यू. तो 120th वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120th वैल्यू इज समवेयर ओवर, दिस इज 120th वैल्यू. वन ट्वेंटियथ वैल्यू इज एग्जैक्टली 64. ये 38 परसेंटाइल क्या होता है? 30th परसेंटाइल किसी चीज के 100 हिस्से करके उसमें से 30 रख लीजिए. 30/100 को कहते हैं 30th परसेंटाइल. अच्छा, और आपने ये मिड पे 400 क्यों किया है? 30th परसेंटाइल है ना, तो 30th परसेंटाइल ऑफ द टोटल, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 400 है. अच्छा, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ गोट्स whose मास इज मोर देन 66 kg. अब आपसे पूछ रहे हैं इसमें कि कितनी गोट्स ऐसी हैं जिनका मास 66 kg से ज्यादा था. तो सबसे पहले तो 66 kg पे हमारे पास नंबर ऑफ गोट्स कितनी हुई, तो 66 से शुरू करके यहाँ तक आए. तो यहाँ 240। पर आपको पता चलेगा कि 60 kg पे आपके पास आ रहा है. 240। तो टोटल नंबर ऑफ गोट्स थी 400. आई एम आस्किंग द नंबर ऑफ गोट्स whose mass is more than 66. 400 minus 240, वो हो जाएगा आपके पास 160. चलिए, ये तो खैर यूजुअली आसान सा काम होता है. उसके बाद यहाँ जहां वो कहते हैं एरर हो गया, कुछ हो गया, इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होती है. इट वॉज नोटिस्ड लेटर दैट द स्केल्स यूज्ड वर faulty and that the true readings should all be 2 kg more. अच्छा, जब आप डेटा कलेक्ट करने के लिए गोट्स का वेट कर रहे थे तो पता चला कि बाद में कि वो उसमें गलती थी और हर जो वैल्यू है वो 2 kg ज्यादा आनी चाहिए. तो ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ट्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ. अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है क्योंकि
आपने जहां पर भी जितना भी मास नोट किया है, जिस वैल्यू पे भी आप है, यानी मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट आपका है 60 kg पे 0, तो ये 60 पे नहीं होना चाहिए 0, बल्कि किस पे होना चाहिए, 62 पे आ जाना चाहिए 0। तो एवरी वैल्यू दैट यू हैव हेयर, वो सब की सब 2 kg आगे चली जानी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो इसे मूव करके इधर आना चाहिए। फिर ये वाला पॉइंट जो 64 पर है, इसे यहाँ 66 पर आ जाना चाहिए। फिर ये वाला पॉइंट जो 66 पे है, दिस शुड हैव बीन ओवर हेयर। फिर दिस पॉइंट शुड बी ओवर हेयर, एंड देन दिस पॉइंट शुड बी ओवर हेयर। ये आपकी ट्रू रीडिंग्स हो गई। अब इनको मिला के आपने एक कर्व बनाना है। अब ये ख्याल रखिएगा कि ये कर्व, जो बना हुआ कर्व है ना, उसके पैरेलल बनना चाहिए है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल कर्व बना पाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो खैर, कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा। अब इसको जितना बेहतर बना सके आप, वो आपके हाथ में है कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है वो आउट है, लेकिन बहरहाल अब इससे बेहतर मैं इसको नहीं बना सकता। तो आप कोशिश करें इसको जितना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, जितना पैरेलल वो लग सके। और डेफिनेटली ओवरलाइनिंग या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो खैर, अच्छा।